पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक बार फिर सुर्खरू हुए हैं। उनको फंसाने के लिए हजारों लोग एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कुव्वत है जो हर भंवर से उनको निकाल कर बचाते हुए यहां तक ले आई है। दूसरा इशू यह है कि मुस्लिम लीग नून में मरदमशुमारी से पहले या मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात कराने पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और मियां नवाज शरीफ ग्रुप जो है वो खुलकर शहबाज शरीफ साहब के इस मौक़िफ़ की नफी कर रहा है कि आइंदा इंतखाबात जो है वो नई मरदमशुमारी के बाद होने चाहिए। तीसरा इशू यह है कि कौन सी वो कुव्वतें हैं जो बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल में साबिक बस ठीक है। तीसरा इशू यह है कि बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल में कौन सी कुव्वतें हैं जो वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के बेटे को बचाने के लिए सरगर्म है। वो कौन सा मीडिया हाउस है जो तारिक बशीर चीमा के मुजरिम बेटे को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा है। ये इश्यूज आज हम आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को फंसाने के लिए, उन्हें नाअहल करवाने के लिए बहुत सी तगोदौ की गई। तकरीबन 1.25 साल हो गया इस कोशिश में कि किसी तरीके से इमरान खान को किसी केस में फंसाया जाए, उन्हें नाअहल करार दिलवाया जाए। आखिरी था कि शायद इमरान खान का जो केस है वो साने 9 मई के हवाले से ट्रायल केस में चला जाएगा और इस बात का इम्कान था कि आज यानी कि 5 अगस्त 2 दिन बाद तक इमरान खान जो है वो किसी न किसी केस में नाअहल हो जाएंगे। वो तोशाखाना केस हो, वो अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस हो, या फिर किसी और केस में इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सारी कोशिशें नाकाम हो गई, क्योंकि 2 दिन में कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान को नाअहल करा दिया जा सके। कहा यह जा रहा है कि शायद जो लोअर कोर्ट है, जज दिलावर साहब वो बड़े जज्बाती हैं। उनका ताल्लुक इमरान खान के मुखालिफ लोगों में रहा है। उनके फेसबुक पर उनकी पोस्टें भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जज साहब बहुत जज्बाती हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो ख्वाब में भी इमरान खान के केस की समाअत करते हैं। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस को चैलेंज किया गया था कि क्या ये काबिल समाअत है भी या नहीं है, या फिर लोअर कोर्ट इसको किस अंदाज में सुन सकती है, उसके बावजूद जज साहब इतने जज्बाती थे कि वो वकला से कह रहे थे कि ठीक है, वो हाई कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन आप अपने दलाइल जारी रखें। ये पहली बार हुआ है कि मातहत अदलिया अपनी आला अदलिया के मामलात में इस तरह दखल अंदाजी कर रही है। और फिर जज साहब को जब कोई ना सूझी और वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम आता है कि कोई और नहीं सुन सकता जब तक हम इस पर फैसला ना दे दें, तो उसके बाद जज साहब ने सुबह 8 बजे 8:30 बजे तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दिया। हमें तो खौफ था कि शायद वो सुबह 5 बजे ही ना समाअत शुरू कर दें। बड़ी जल्दी है जज दिलावर साहब को, हुमायूं दिलावर साहब को। क्यों जल्दी है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जज इतने जज्बाती नहीं होते इस तरह के केसेस में। और तोशाखाना केस में कुछ है नहीं जिसमें आप उनको सजा दिलवाना चाहते हैं। तो इमरान खान के लिए अच्छी खबर यह है कि अभी तक वो तमाम भंवरों से निकलते 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 यहां तक पहुंचे हैं। उनको फंसाने के लिए एक साथ हजारों कुव्वतें काम कर रही हैं, हजारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी कुव्वत भी है जो उनको बचाते बचाते यहां तक लेके आई है। अब देख रही है कि आगे भी जाहिर है कि इमरान खान को फंसाने वाले कामयाब होते हैं या कोई कुव्वत बचाने वाली वो कामयाब होती है। तो ये एक चीज आपके सामने। लेकिन अभी तक इमरान खान के खिलाफ जितने भी महाज खोले गए वो सारे के सारे खुद ब खुद एक एक दरवाजा करके वो बंद होता गया और इमरान खान उन सारे मामलात में अब तक महफूज रहे। एक और केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत था कि 9 मई के वाक़यात का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें इमरान खान साहब का भी है कि इमरान खान का भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। उन पर बराह रास्त FIRs भी हैं, जो FIRs काटी गई थी साने 9 मई के मुलजमान के खिलाफ, उनमें इमरान खान को बराह रास्त मुजरिम और मुलजिम करार दिया गया है, तो फिर उनको भी ट्रायल होगा। तो अब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस की, यानी कि क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं, उस केस की समाअत हुई और उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए उस समाअत को मुलतवी कर दिया है। तो लग ऐसा रहा है कि इमरान खान के लिए सारी मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद कम होती जा रही हैं। ये PTI के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरा इशू ये है कि मुस्लिम लीग नून खुद 2 धड़ों में तकसीम हो गई है। इलेक्शन कब होने चाहिए? क्या इलेक्शन नई मरदमशुमारी के बाद होने चाहिए या इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर होने चाहिए? इस पर मुस्लिम लीग नून में खुलकर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। मियां नवाज शरीफ जाहिर है वो अपने छोटे भाई के मुकाबले में बराह रास्त नहीं आ सकते, लेकिन उनके तो जो गैर एलानिया तर्जमान है, अनडिक्लेयर्ड उनके जो स्पोक पर्सनस हैं, वो इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। वफाकी वजीर जवेद लतीफ ने आज खुलकर कहा है
کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نئی مردم شماری کے لیے انتخابات کا التوا کریں. قانون کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو پاکستان مسائل کی بہت بڑی دلدل میں پھنس جائے گا. جبکہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، الیکشن ہوں گے تو نئی مردم شماری کے بعد ہوں گے. آئینی اور قانونی طور پر ٹیکنیکلی انتخابات کے لیے آپ التوا انتخابات میں نہیں ڈال سکتے. نئی مردم شماری کے لیے آپ انتخابات کو روک نہیں سکتے. اگر آپ روکیں گے تو پھر ظاہر ہے جب ڈی لیمیٹیشن ہوگی، نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، ووٹر اس میں ایڈ ہوں گے. جب ووٹرز نئے آئیں گے تو پھر حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی. جب حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تو سیٹس میں اضافہ ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، لیکن اسمبلی تو تحلیل ہو چکی ہوگی. کون ہوگا جو ترمیم کرے گی، یہ اس کی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی آئینی اور قانونی ترامیم کر سکے. تو بہت بڑے قانونی سکمز ہیں. مسلم لیگ نون خود بھی اندر اختلافات کا شکار اس لیے ہے کہ میاں نواز شریف کو اعتماد نہیں ہے. طاقتور قوتوں پر نواز شریف اعتماد کرنے کو آج بھی تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنے سگے بھائی کی حکومت ہوتے ہوئے بھی میاں نواز شریف صاحب ابھی تک وطن واپس نہیں آئے. ماشاءاللہ وہ روبہ صحت ہیں، تقریباً ایک مہینے کے قریب لگ بھگ وہ ابھی سعودی عرب اور UAE میں قیام کر کے واپس چلے گئے لندن، لیکن پاکستان نہیں آئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ابھی بھی سسٹم پر اعتماد نہیں ہے. میاں صاحب سسٹم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور میاں صاحب کو اس خدشہ ہے اس بات کا کہ اگر انتخابات التوا کا شکار ہوئے تو پھر ضیاء الحق کی طرح یہ انتخابات 10 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ طوالت اختیار کر سکتے ہیں. اس لیے مسلم لیگ نون بھی بہت زیادہ محتاط کھیل رہی ہے. پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر انتخابات ایک بار التوا کا شکار ہوئے تو پھر پاکستان میں الیکشن بھول جائیں. پھر نہ جانے کب کون آخر الیکشن کروائے گا اور کون ان انتخابات میں حصہ لے گا. تو مسلم لیگ نون بھی اختلافات کا شکار ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند روز بڑے انتہائی اہم ہیں، جس میں کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ کا اعلان ہونا ہے اور کون ہوگا نگراں وزیر اعظم. ہماری اطلاعات کے مطابق سابق گورنر اسٹیٹ بینک مقبول باقر اس وقت فیوریٹ قرار دیے جا رہے ہیں، کیونکہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ ملک میں پہلے معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ جمہوریت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. تو مقبول باقر اس کے لیے ایک ایسا نام ہے جس پر ڈسکشن ہو رہی ہے. ماضی میں یہی PDM کی ساری حکومتیں مقبول باقر کو IMF کا گورنر کہہ چکی ہیں، گورنر بینک IMF کا، کہ اس کو امپورٹ کیا گیا ہے، باہر سے اس کو لایا گیا اور یہاں پر مسلط کر دیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا گیا ہے، اسٹیٹ بینک کو بیچ دیا گیا ہے. آج وہی PDM مقبول باقر کا نام بحیثیت نگراں وزیر اعظم دینے جا رہی ہے. تو حالات جمہوریت کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں، جمہوریت کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. اور میں شاید ان لوگوں میں سے جو میرے لوگ مسلسل میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جو پہلے دن سے تقریباً 1 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن نہیں ہونے اس ملک میں، وقت پہ الیکشن نہیں ہونے اس ملک میں. الیکشن بڑے طوالت اختیار کر سکتے ہیں. شاید اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ثابت ہو، ملک میں جمہوریت آگے بڑھے، پھلے پھولے. یہ ایک ایشو ہے. نون لیگ اختلافات کا شکار ہے، شدید اختلافات ہیں، اندر لڑائی جاری ہے. اور یہ لڑائی صرف انتخابات کی نہیں ہے، اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں اس لڑائی کی. ظاہر ہے عہدے، ذمہ داریاں، یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں. میاں نواز شریف صاحب کا جو دورہ سعودی عرب ہے کوئی ایسے نہیں تھا، وہ بہت اہم تھا. میاں صاحب کے اپنے جانشین کے لیے انتہائی اہم ترین دورہ تھا. وہ کہ اس دورے میں کوئی بہت بڑی کامیابیاں ابھی تک انہیں نہیں ملی ہیں. آخری ایشو یہ ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس، کچھ صحافی وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کے اس بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو براہ راست منشیات اور بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کے ویڈیو اسکینڈل میں وہ ایک کلپریٹ ہے، ایک کردار کا نام ہے جسے بچانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. آج ایک میڈیا ہاؤس نے یہ خبر شائع کی کہ سابق وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کے بیٹے براہ راست اس اسکینڈل میں ملوث نہیں ہے، بلکہ وہ تو معصوم بچہ ہے. اس کو خود پھنسایا گیا، اور پھنسایا کس نے ہے؟ ایک نیا کردار وہ میڈیا ہاؤس سامنے لے کے آیا، احسان جٹ. کہا یہ جا رہا ہے کہ احسان جٹ نے طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کو آئس کے نشے پر لگایا اور وہ معصوم بچہ اس نشے پر لگ گیا. کیا بات ہے! طارق بشیر چیمہ صاحب بھی معصوم ہیں، ان کے بیٹے تو یقیناً معصوم ہوں گے کہ ایک یونیورسٹی کا بچہ، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، وہ خود کو بچہ زہر کر رہا ہے کہ اس کو آئس کے نشے پہ لگایا. اور احسان جٹ کون ہے؟ احسان جٹ وہ ہے جس کو خود طارق بشیر چیمہ نے ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر یونیورسٹی میں بھرتی کروایا تھا. اس کو نوکری احسان جٹ کو
तारिक बशीर चीमा ने दिलवाई थी। तो तारिक बशीर चीमा के बेटे को उसने कैसे आइस पे लगा दिया, और फिर क्या वीडियोस भी उस एहसान जट ने वो उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया कि तारिक बशीर चीमा साहब के बेटे के साथ आप वीडियो बनवाएं, ये भी उसने ब्लैकमेल किया था। तो बहुत सारे किरदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल का सारा मलबा जो है वो वीसी पर डालने की कोशिश की जा रही है, और अब इतलात ये भी आई हैं कि वीसी का नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते, उनका नाम ईसीएल में डाल दिया गया है। लेकिन सिर्फ वीसी जिम्मेदार हो सकता है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि वीसी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो कुव्वतें भी जिम्मेदार हैं जो जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। एक वफाकी वजीर का बेटा तारिक बशीर चीमा के बेटे को कौन पकड़ेगा? क्या वो इतना मासूम बच्चा है कि उसको किसी ने आइस के नशे पे लगा दिया और उसको पता ही नहीं चला? वीडियो उससे कौन बनवाता रहा? ये सारे स्कैंडल उससे कौन करवाता रहा? उन बच्चियों को ब्लैकमेल कौन करवाता रहा? तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ये कौम की बेटियां हैं, और अगर ऐसे लोग, हमने उनको बचाने की कोशिश की तो फिर ये वाकयात फिर से होंगे। तारिक बशीर चीमा या तारिक बशीर चीमा का बेटा अहम नहीं है, तारिक बशीर चीमा की सियासत अहम नहीं है। इस मुल्क की बेटियों की इज्जत अहम है, और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो कोई करेगा, खुदा ना करे कल उन्हें खुद से ऐसे दिन ना देखने पड़े। जो मुल्जिम हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं दरखास्त करूंगा ऐसे लोगों से जो महज अपने जाती मफादात के लिए तारिक बशीर चीमा के बेटे को कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, तारिक बशीर चीमा की सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है भावलपुर के लोग इतने बच्चे नहीं हैं कि जो कौम की बेटियों के साथ खिलवाड़ करे, वो वडेरे। तारिक बशीर चीमा के बेटे को इस बात का इल्म था कि मेरा बाप वफाकी वजीर है, मुझे कौन पूछेगा, कौन पुलिस वाला मुझे को पूछेगा? अब तक क्यों नहीं उसे पकड़ा गया? किसी ने हाथ लगाया? तो ये जुल्म कब तक हम करेंगे? हम कहने को तो कहते हैं, हम जिस जज की बीवी ने एक कमसन बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद किया, जुल्म किया, उसके बारे में तो हम बात करते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए, उस मुल्जिमा को बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन जिसने कौम की जवान बेटियों की बरहना वीडियोस बनाई, क्या उस वफाकी वजीर के बेटे को सजा नहीं मिलनी चाहिए? उस वफाकी वजीर को अब तक ओहदे से अलग हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा इल्जाम लगा है, क्या वो असरअंदाज नहीं हो रहा है इस सारे केस पर? तो मेरे ख्याल में इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों को कानून के कटहरे में लाना होगा। अगर हम कानून के कटहरे में नहीं लाएंगे तो फिर ये वीडियो स्कैंडल कहीं और आएगा। अब तो राह चलते इस मुआशरा इस इन्हितात का शिकार हो चुका है, इस पस्ती और इस गिरावट का शिकार हो चुका है कि अब तो राह चलते खवातीन के साथ दस्त दराजी की जाती है। कौम की माओ बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है। ये कौन दरिंदा सिफ्त लोग हैं? आप तारिक बशीर चीमा के बेटे को बचाएंगे तो फिर कैसे पकड़ेंगे कराची ने जैसे एक राह चलती औरत के साथ उसने उस दस्तराजी की? कैसे पकड़ेंगे रिजवाना के उस मुल्जिमा को जिसने रिजवाना पर तशद्दुद किया? कानून अंधा काना न बने, कानून अपनी दोनों आंखें खोले। जो मुजरिम है उसके साथ मुजरिम का सलूक किया जाए, और तारिक बशीर चीमा साहब को बड़ेपन का सबूत देना चाहिए। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बड़े बड़े दावे करते हैं, उनकी बातों में तजाद बड़ा है। जब वो इमरान खान के साथ थे तो जमीन और आसमान की कलाबें मिला देते थे, जब वो परवेज इलाही के साथ थे तो जमीन और आसमान की कलाबें मिला देते थे कि परवेज इलाही से अच्छा इंसान तो कोई खुदा की कायनात में नहीं है। फिर जमाने ने देखा कि वो इमरान खान के खिलाफ कैसे बात करते थे, परवेज इलाही के साथ कैसे बात करते थे, और चौधरी खानदान ने तो कहा कि तारिक बशीर चीमा हमारे खानदान के लिए से का कांटा साबित हुए हैं। से का कांटा, पुराने वक्तों की कहावत है कि किसी घर में से का कांटा दबा दिया जाए तो उस घर में झगड़े और फसाद, दंगा और फसाद शुरू हो जाता है। तो क्या हकायक क्या है? हकायक सामने आने चाहिए। अगर तारिक बशीर चीमा साहब के बेटे बेगुनाह है तो उन्हें बिल्कुल इस बात की सजा नहीं मिलनी चाहिए कि वो एक वफाकी वजीर का बेटा है इसलिए उसको सजा दी जा रही है, जबरदस्ती उनको तुना जा रहा है। लेकिन अगर वो मुजरिम है तो उसको इस बात पर भी नहीं बचना चाहिए कि उसका बाप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनवाने वालों में से एक है। उसके बाप ने तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा घोंपा, चौधरी बिरादरान के घर में लड़ाई डलवाई, और नून लीग के टिकट की खातिर उसने सारा कुछ करके नून लीग से वफादारी निभाई। इसलिए अब नून लीग उसके उस मुजरिम बेटे को बचाना चाह रही है जो वीडियो स्कैंडल में बराह रास्त मुलविस है। लेकिन हम फिर कहेंगे, अगर तारिक बशीर चीमा के बेटे का इस सारे स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं है तो उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें बदनाम भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस सारे वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए। जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तारिक बशीर चीमा साहब के बेटे का नाम आता रहेगा। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।